आज से हम शुरू करेंगे समानता के अधिकारों का दूसरा पार्ट। तो यानी इसका मतलब है अनुच्छेद 14, 15, 16। ये हमने देखा अवसर की समानता, और समानता का विरोधी विचार है विशेषाधिकारों का अंत, विषमता का अंत। तो हम देखेंगे समानता का नकारात्मक पक्ष कि समानता में क्या नहीं होना चाहिए, और उसी में हम पहला देखेंगे छुआछूत की समाप्ति। तो अब जरा हम शुरू करें कि समानता की डिबेट में जो दूसरी बात है, छुआछूत की समाप्ति। अब देखो, बहुत विशुद्ध भाषा में इसे कहते हैं अस्पृश्यता। छुआछूत कह लो, या विशुद्ध भाषा में इसे हम कहें कि अस्पृश्यता। तो छुआछूत की समाप्ति ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में। अब दोस्तों देखो, छुआछूत इसलिए कहा भी है कि हमारा संविधान तो बड़ा आधुनिक है, लेकिन कई बार समाज में बड़ी विसंगतियां हो सकती हैं, और उन्हीं एक विसंगतियों में हमारे यहाँ समाज में छुआछूत की समस्या थी। और छुआछूत का मतलब है कोई व्यक्ति पवित्र है, दूसरा अपवित्र है। अब ये विचार ही अपने आप में मानवीय गरिमा के खिलाफ है। दोस्तों, व्यक्ति पैदाइश ही पवित्र है, हर व्यक्ति की गरिमा समान है। इसे कहते कुप्रथाएं। कई बार शायद हम धर्म को सही से नहीं समझ पाते, या अपने हितों के लिए उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो ऐसे समाज में हमारे यहाँ अस्पृश्यता उत्पन्न हो गई। तो संविधान निर्माता इस बात को लेकर बड़े संजीदा थे, और उन्होंने कहा कि भाई, लोकतांत्रिक समाज में जहाँ हर व्यक्ति गरिमा का महत्व समान है, हर व्यक्ति को आजादी चाहिए, तो वहां तो कोई पवित्र कोई अशुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए अनुच्छेद 17 लिखा गया, जबकि हमारे संविधान में लिखा गया जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी छुआछूत के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान भले ही अमेरिका से लिया गया हो, लेकिन हमारे संविधान में हर बात अमेरिका जैसी है ऐसा जरूरी नहीं है। भाई, अमेरिका की समस्याएं अलग थी, इसलिए हमारे संविधान में मौलिकता है। कई बार लोग आलोचना के लिए कह देते हैं भारतीय संविधान उधार का थैला है, क्योंकि अमेरिका से फंडामेंटल राइट ले लिया। तो उधार का थैला नहीं है दोस्तों, हमने थैला तो लिया, लेकिन उसमें अपनी अपनी चीजें रखी, अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें रखी। इसलिए जरा देखें कि अनुच्छेद 17 में लिखा क्या गया है। अनुच्छेद 17 में आप देखेंगे तो लिखा गया है अस्पृश्यता या छुआछूत। अस्पृश्यता प्रतिबंधित है, यानी अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग मना है। प्रतिबंधित का मतलब मना किया गया है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, इसका किसी भी रूप में प्रयोग प्रतिबंधित है, और इसका किसी भी रूप में प्रयोग, किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए संसद विधि का निर्माण किया जाएगा, या जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। जैसा राज्य विधि के द्वारा निर्धारित करे वैसा काम किया जाएगा। अब जरा सोचिए, लैंग्वेज जरा देखिए। यानी दोस्तों, अनुच्छेद 14 में जब हम कहते हैं समानता का अधिकार, तो वहां तो ये है कि कोई विधि बनेगी तो वो अनुच्छेद 14 को ले जाकर हम टेस्ट करेंगे कि भाई 14 के हिसाब से है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो मामला अलग है। यहाँ जरा सोच के देखिए, कहा गया है स्पृश्यता प्रतिबंधित है, इसलिए विधि का निर्माण राज्य करेगा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट कह रहा है कि भाई विधि का निर्माण करिए। क्यों विधि का निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी? अब सवाल आप पूछेंगे कि अस्पृश्यता क्या है, तो आर्टिकल 17 में तो लिखा ही नहीं कि अस्पृश्यता क्या है। तो जब यही नहीं पता है क्या है, तो प्रतिबंधित कैसे करेंगे? दूसरी बात, दंडनीय अपराध है, और आप जानते हैं दोस्तों, हमारा देश कानून से चलता है, विधि से चलता है, तो हर चीज लिखी होनी चाहिए। अब दंडनीय अपराध है तो लिखा होना चाहिए। परिवार का मामला थोड़ी है कि जब ताऊ आए तब बच्चा उठा दिया। ये लिखा होना चाहिए कि आखिर में दंड कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। भाई, हमारे यहाँ
ऐसा देश नहीं है जैसे कि आप कई देशों में जाएंगे तो वहां सीधे अगर किसी को आरोप लग गया कि चोरी इसने किया है, सीधे पकड़ के हाथ काट लिया जाएगा। हमारे ऐसा नहीं हो सकता। यानी पहले गवाह लाइए, प्रमाण लाइए, प्रक्रिया दीजिए। यानी पुलिस देख रही कब मुख्य व्यक्ति ने इनको मारा, फिर भी चार्जशीट दायर हो, गवाह आएंगे, प्रक्रिया आएगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, तब इसे दंड दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ कोई ऐसा दंड दिया नहीं जा सकता। ये हमारे यहाँ कोई तालिबानी कोर्ट नहीं है। तो सवाल है कि दंड की मात्रा कितनी होगी। अगर किसी ने छुआछूत कर ही दिया, 1 साल दंड दोगे, 2 साल दंड दोगे, ये नहीं मैं पता है। फिर दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी, ये नहीं पता है। इसलिए लास्ट में कहा गया इसके लिए विधि का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब है हमारे यहाँ कई ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो तब तक उपयोग में नहीं लाए जाएंगे जब तक उसके लिए विधि का निर्माण ना हो जाए। बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ फंडामेंटल राइट राज्य के विधि के निर्माण को रोकते हैं। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि भाई ऐसी विधि का निर्माण मत कर लो कि जो कि समानता के अधिकार को छीन ले। यहां कह रहा है कि भैया विधि का निर्माण करो। इसलिए आप देखोगे कि जब अनुच्छेद 17 में ये बात लिख दी गई, उसके लिए फिर हमें विधि के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। यानी हमारे यहाँ कई ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सीधे प्रयोग में नहीं आते। जैसे कोई बाइक है, उसमें तेल भराएंगे तभी तो आगे चलेगी। यानी कई बार होता वाहन है तो उसको टोचन करना पड़ता है। तो वैसे अनुच्छेद 17 लिख देने से व्यवहार में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 14 जिस दिन लिखा गया उसी दिन व्यवहार में आ गया। 15 का क्लॉज 1-2 जिस दिन लिखा गया उसी दिन व्यवहार में आ गया। अनुच्छेद 17 को व्यवहार में लाने के लिए समय लाना पड़ा, क्योंकि अब संसद यानी राज्य विधि का निर्माण करे तभी तय होगा कि छुआछूत क्या है, दंड कितना मिलेगा, प्रक्रिया कैसी होगी। इसलिए 1955 में पहली बार अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण हुआ। 1955 में पहली बार अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण कर लिया गया, जिसको नाम बदल दिया गया 1976 में। 1955 को मतलब जानते हो दोस्तों, नेहरू की सरकार, और 1976 में जनता पार्टी सरकार, सॉरी इंदिरा गांधी 77, जनता पार्टी सरकार 77 में आई, इंदिरा गांधी सरकार थी और ये आपातकाल का समय था। यानी 75 में हमारे 16 मूवी रिलीज हुई थी, ब्लॉकबस्टर हिट। 76 में 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। अब 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो संसद ने 76 में ऐसा कानून बनाया। तो 76 में लिखा गया कि इसको नाम बदल दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो नाम थोड़ा और अच्छा कर दिया गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम लिख दिया गया, बाकी सारे प्रावधान यही रहे। इसका मतलब है अधिनियम बनाया क्यों गया, क्योंकि अधिनियम से यह बताया जा सके कि भाई अस्पृश्यता क्या है। अधिनियम बनाया तो इसीलिए गया, अधिनियम से बताया जा सके अस्पृश्यता का अभिप्राय क्या है। क्योंकि दोस्तों संविधान में तो अस्पृश्यता परिभाषित है ही नहीं है। अधिनियम बनाया क्या गया, दंड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। फिर अधिनियम बनाया क्यों गया, दंड की प्रक्रिया कितनी होनी, कैसी होनी चाहिए, इसलिए तो अधिनियम बना। अस्पृश्यता का मतलब क्या है कि संविधान तो अस्पृश्यता की बात बताता नहीं, इसलिए कहा गया कि अस्पृश्यता का अभिप्राय न तो संविधान में है न इस अधिनियम में ही बताया गया। अच्छा, कई बार अधिनियम में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अब समय के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। जरा दोस्तों देखिए कोविड-19 दौरान क्या हुआ, नर्स पेशेंट को छोड़ छोड़ के भाग गई, तो आप कहोगे सर ये भी अस्पृश्यता है, तो इसको तो अस्पृश्यता नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है अस्पृश्यता का मतलब है जहां हम किसी को अपवित्र माने, वो अस्पृश्यता है। बीमारियों में कई बार ऐसे संक्रमण के चांसेस होते हैं जो मेडिकल कारण से हम किसी से, परिवार में ही किसी से अलग हो सकते हैं, तो यहाँ अस्पृश्यता जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी संविधान में बताओ ना, स्पष्टता की बात को न परिभाषित किया ना अधिनियम में बताया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिए, मोहल्ले में कोई दुकान है और कोई जाति विशेष का बच्चा वहां पे टॉफी लेने आया और दुकानदार ने कहा तुम्हें टॉफी नहीं देंगे, क्यों,
क्योंकि तुम जाति विशेष के, ये अस्पृश्यता है। मैंने फिर कहा कि अस्पृश्यता अधिनियम में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि अस्पृश्यता को परिभाषित करना कठिन है, इसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाए। फिर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए अब अस्पृश्यता का दूसरा एग्जाम्पल कि जाति सूचक शब्द से किसी को अपमानित कर देना। कोई हमारे घर में आए तो पता चला कि हम अलग गिलास में चाय पी रहे हैं, उसको अलग गिलास में चाय पिलाए, ये अस्पृश्यता है। हमने जोमेटो से कहा कि भाई पिज्जा दे देना, तो जोमेटो वाले ने पूछा कि जाति क्या है बताओ, तो उसने कहा इस जाति के लोगों को हम पिज्जा नहीं देते, ये अस्पृश्यता है। अब मैं पता चला कि कहीं मंदिर में जा रहा हूं अपनी शादी कराने और मंदिर के पुजारी ने पूछ लिया भाई बताओ किस जाति के हो, ये भी अस्पृश्यता है। इसका मतलब है किसी भी सार्वजनिक सेवाओं को देने से मना कर देना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोक देना, ये सारे अस्पृश्यता के उदाहरण अधिनियम में बताए गए हैं, लेकिन अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। और इसको थोड़ा और कठोर बनाए रखने के लिए, और आप कहोगे कि मान लो कोई अस्पृश्यता कर दे तो उसके लिए अधिनियम में कहा गया उसे 2 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया जा सकता है। और प्रक्रिया दोस्तों ऐसी है, याद रखो, हमारे यहाँ अस्पृश्यता अधिनियम में छुआछूत का आरोप जिसके ऊपर चला, बहुत कठोर प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा कानून ये मान के चलता है कि जिसको पुलिस लाई है वो निर्दोष है। ये हमारे कानून की मान्यता है। हमारा कानून ये मान के चलता है जिसको पुलिस ने न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत किया वो निर्दोष है, पुलिस ने उसको फंसा रखा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है भाई पुलिस बताए कि इसके खिलाफ क्या सबूत है, यानी वो व्यक्ति नहीं बताएगा, पुलिस बताएगी भाई क्या सबूत है, क्योंकि पुलिस किसी को जबरदस्ती भी ला सकती है, ऐसा हमारा संविधान है। लेकिन यानी प्रक्रिया का मतलब है कि पुलिस ही चार्जशीट दाखिल करे, पुलिस सबूत लाए, पुलिस प्रमाण लाए, तब न्यायाधीश दंडित करेगा। यानी न्यायाधीश ये नहीं मानेगा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, व्यक्ति ने पुलिस के सामने बयान दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। इसे कई बार तो हमारे यहाँ कोई चोरी वोरी करता है या किसी पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस के सामने सब कह देगा हाँ हाँ मैंने किया, न्यायाधीश के सामने कहते मुकर जाएगा, कुछ नहीं किया हमने, जबरदस्ती हमको फंसा लिया। न्यायाधीश एक भी बात नहीं मानेंगे, प्रक्रिया है। लेकिन अब देखेंगे अस्पृश्यता निवारक अधिनियम में मान लीजिए कि ए के ऊपर आरोप है, एक आरोपी है, ए ने बी के साथ अस्पृश्यता की, ए ने बी के साथ अस्पृश्यता की, तो यहां पर बड़ा कठोर कानून लगता है। यहां पर जिसके जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, उसे स्वयं ये प्रमाण देना पड़ेगा कि उसने अस्पृश्यता नहीं की है। ये बहुत कठोर कानून है, उसे स्वयं प्रमाण देना होगा, जबकि बाकी मामलों में ऐसा होता है कि सरकार प्रमाण प्रस्तुत करे। इसका मतलब यहां पर अगर कभी पुलिस ने हमें हिरासत में लिया तो न्यायाधीश मानेगा कि ठीक है हिरासत में लिया, तो जिसे हिरासत में लिया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो प्रमाण दे कि हमने अस्पृश्यता नहीं की। जबकि बाकी सारे मामलों में ये कहा जाता है कि प्रमाण कौन देगा, राज्य, राज्य प्रमाण दे, तब न्यायाधीश मान लेगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। इसका मतलब यहाँ तो माना जाएगा कि हाँ व्यक्ति ने अस्पृश्यता की है, जबकि सामान्य अपराधों में यह माना जाता है कि नहीं व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। यहाँ न्यायपालिका उसे निर्दोष मान के चलती है, यहाँ न्यायपालिका व्यक्ति को दोषी मान के चलेगी, यहाँ न्यायपालिका व्यक्ति को दोषी मान के चलेगी। इसलिए ये बड़ा कठोर कानून है। और इसी अस्पृश्यता को और प्रभावी बनाने के लिए बल्कि 1989 में एक और कानून आ गया, संसद ने एक और 1989 में कानून बना दिया कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ST, SC, ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC, ST एक्ट, ये 1989 में कानून बनाया गया। 89 का मतलब है जब स्वाभाविक रूप में बीपी सिंह सरकार थी, तो ये कानून बना दिया गया। और इस कानून से भी कहा गया है कि किसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। और अब आपने कभी सुना होगा कि आर्यन खान के मामले में जब नैरकोटिक्स ब्यूरो ने आर्यन खान को हिरासत में लिया था, और उसमें थे जो एक अधिकारी थे
जो कि बड़ा उनका नाम वानखेड़े, समीर वानखेड़े, बड़ा चर्चित अधिकारी रहे, IAS ऑफिसर थे। और समीर वानखेड़े ने जब आर्यन खान को हिरासत में ले लिया तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उनके ऊपर बड़े आरोप लगा दिए। तो महाराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की। यानी अगर किसी के खिलाफ ऐसे छुआछूत के आरोप हैं या किसी के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप हैं, कई बार प्रताड़ना भी हो सकती है, तो वो प्रताड़ना के खिलाफ किसको शिकायत कर सकता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। तो अब आप कहेंगे सर ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर हम कहाँ जाएंगे? आयोग पहले जाएंगे न्यायालय? तो इसका उत्तर है कि आयोग भी जा सकते हैं, न्यायालय भी जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय जाना बड़ा पैसे वाला काम है, खर्च वाला काम है। वैसे इस मामले में न्यायपालिका सहायता देती है जिस वो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे वो न्यायपालिका पहुंच पाए। फिर भी हर व्यक्ति का न्यायालय जाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आयोग से भी हम शिकायत कर सकते हैं और आयोग पुलिस को निर्देश देगा कि इस मामले में पुलिस कार्यवाही करे। नहीं, आयोग जांच करेगा और आयोग खुद किसी को हिरासत नहीं लेगा, क्योंकि ये सब काम तो पुलिस के। लेकिन आयोग बाकायदा किसी को निर्देश दे सकता है पुलिस को हिरासत में ले, ये मामला FIR कराया जाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे खिलाफ ऐसा प्रस्ताव, ऐसा आरोप हो और अपोजिशन का व्यक्ति कोई थाने में जाए, थानेदार उसको भगा दे। तो बाकायदा अनुसूचित जाति आयोग को चिट्ठी लिख सकता है। और समीर वानखेड़े के मामले में शेड्यूल कास्ट कमीशन के घर गया, उनसे पूछताछ की और उसने बाकायदा सरकार को कारण बताओ भेजा कि आपने इनके ऊपर आरोप कैसे लगाया, इनको प्रताड़ित कैसे किया। और खास बात है, इसलिए अब देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, वो निरपेक्ष अधिकार है। आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट राइट है, जबकि हम सामान्यतः ये बात पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट प्रतिबंध के अधीन है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट सीमाओं में है, प्रतिबंध के अधीन है। यानी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार सीमित हो जाएंगे पड़ोसी से, समय से, देश से, काल से। लेकिन जब कहते हैं कि निरपेक्ष अधिकार, तो आर्टिकल 17 हमारे फंडामेंटल राइट का एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब है जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 15 एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि एक बार समानता दी गई फिर कहा गया एक्सेप्शन है। लेकिन अनुच्छेद 17 में एब्सोल्यूट का मतलब है किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता। जबकि अपवाद का मतलब है कि इस परिस्थिति में आप व्यवहार कर सकते हैं, उस परिस्थिति में नहीं करेंगे। इसे कई बार अमेरिका के फंडामेंटल राइट जब कंपेयर होता है तो कहा जाता है कि अमेरिका का फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, हमारा फंडामेंटल राइट तमाम रिस्ट्रिक्शन के अधीन है। लेकिन आर्टिकल 17 उसका अपवाद है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। इसीलिए इसका बड़ा महत्व भी है। तो यह है अनुच्छेद 17, जो अपने आप में भेदभाव को समाप्त करता है और गारंटी देता है कि सभी को गरिमामय जीवन का अधिकार होगा। अब जरा समानता में अगली बात भी देख लें दोस्तों, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17-18 बड़े सिंपल से हैं, छोटे से हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा विवाद की बात नहीं है। तो अब देखेंगे जरा उपाधियों का अंत, टाइटल्स। अब दोस्तों याद रखो, टाइटल्स, उपाधि, उपाधि का मतलब होता है कि जो सामंतवादी समाज की बहुत बड़ी विशेषता रही है। यानी एक होता है सामंतवादी समाज, दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाज। तो सामंतवादी समाज कैसे है? जहां लोग पैदाइशी अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं, कोई जमींदार है। अब देखो सामंतवादी समाज में क्या होता था, अपने आप में अधिक्रमता मूलक समाज था। अधिक्रमता का मतलब कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, सोपानिक, सोपानिक कहिए, अधिक्रमता कहिए, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब कमाल की बात है यार, ठीक है किसी ने कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर लिया, किसी ने बहुत कोई महान खिलाड़ी बन गया, उसका मैं बड़ा मान सकता हूँ। अब कोई कहे भैया मैं अमुक जाति में परिवार पैदा हुआ, तो कैसे बड़ा माने? लेकिन सामंतवादी विशेषता ऐसी रही है। इसलिए सामंतवादी समाज कैसा था, किसी को उपाधि राय बहादुर। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या कर दिया राय बहादुर, इन्हें कौन बहादुरी कर दी, लड़ाई की क्या?
अरे नहीं भाई, लड़ाई वड़ाई नहीं की, अंग्रेज सरकार है, उनके प्रति स्वामी भक्ति इनकी थी, अंग्रेज सरकार गुणगान करते थे, सरकार खुश खुश होकर दे देती थी। फिर उपाधि क्या मिलती थी? सर की, लॉर्ड की उपाधियां मिल जाती थी। सर की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि, ये उपाधि मिल गई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब आप देखेंगे राय बहादुर, आप देखोगे कि तालुकदार, ऐसी ऐसी उपाधियां अंग्रेज सरकार देते थे। अब स्वाभाविक रूप में ऐसे अंग्रेज सरकार जो उपाधियां देती थी उसका कोई न तो वो कुशलता के आधार पर दी जाती थी, न तो भाई देखिए किसी चीज को देना बुरा नहीं है, लेकिन समाज में उनका कोई योगदान तो हो पहला, और देना बुरा नहीं है लेकिन तार्किक रूप में दिया जाए। तो अब इसी आधार पे ब्रिटिश शासन क्या करता था, समाज में विषमता पैदा करता था और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लेता था जो ब्रिटिश सरकार के बड़े समर्थक हुआ करते थे। और ये भी एक तरीका था कि राष्ट्रीय आंदोलन को हतोत्साहित करने का। पहली बात, इसलिए दोस्तों जैसे संविधान सभा बैठी हमारे यहाँ, राजगोपालाचारी ने कहा किसी भी तरीके की उपाधि भारत में नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी टाइटल दिया ही नहीं जाएगा, और जो पहले से दिया गया है वो सब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी अंग्रेजों ने जिसको दे रखा है वो फिर भारत में यूज करेगा नहीं, और सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि टाइटल दे देना कई बार दोस्तों, कोई राय बहादुर हो गया, कोई सर हो गया, कोई लॉर्ड हो गया, लॉर्ड का ही बिगड़ता बिगड़ता रूप भारत में लॉर्ड साहब। तो दोस्तों हमारे यहाँ कोई लॉर्ड साहब नहीं है, डेमोक्रेसी मानते हैं हर व्यक्ति का मत तो समान है, तभी तो एक वोटिंग राइट दिया जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आइसक्रीम हम भी खा सकते हैं तो वही आइसक्रीम मेरा पड़ोसी भी खा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आइसक्रीम केवल राहुल भैया को अच्छा लगेगा, मोदी जी को अच्छा लगेगा। अरे आइसक्रीम सबको अच्छा लगेगा, इसका मतलब है सबका व्यक्तित्व जैसा है। तो भैया कौन सा लॉर्ड, कौन सा सर, कौन सा अर्ल, ये नहीं चलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम राजगोपालाचारी को देखें तो उन्होंने इसका विरोध किया और इस बात को संविधान में संज्ञान लिया गया, इसलिए अनुच्छेद 18 का प्रयोग संविधान में लिखा गया। अनुच्छेद 18 से यह कह दिया गया, यानी अनुच्छेद 17-18 राज्य को कुछ काम करने को मना कर रहा है कि भाई ये आप नहीं कर सकते। और आप कहेंगे सर ये बताओ छुआछूत, जैसे छुआछूत का भी एग्जाम्पल है, तो राज्य के अधिकारी छुआछूत नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि व्यक्ति छुआछूत करेगा, व्यक्ति को भी ऐसी इजाजत नहीं होगी। इसलिए हमारे फंडामेंटल राज्य के खिलाफ तो मिलता है, व्यक्तियों के भी खिलाफ मिलता है, केवल सरकार के खिलाफ नहीं। तो छुआछूत डीएम भी नहीं कर सकता, या डीएम ये नहीं कहेगा इस जाति को सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो छुआछूत होगा। इसका मतलब है, और इसे 18 में कह दिया गया कि राज्य क्या नहीं देगा। भाई राज्य क्या देगा? अरे शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधा दे, दलिया खिलाए राज्य। राज्य को उपाधि देने से कोई मतलब नहीं है। और जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ तो अनुच्छेद 18 में बात लिख देगी, जरा कल्पना करके देखिए, जब उपाधि की बात आती है अनुच्छेद 18 तो बहुत व्यवहारिक सी बात है। और हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने तो अनुच्छेद 18 के 4 क्लॉज लिखे, इसमें पहला है सीधा बात लिख दिया कि भारतीय राज्य के द्वारा कोई उपाधि दी ही नहीं जाएगी। राज्य का मतलब आप जानते हैं, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संघ का संसद, राज्य का विधानमंडल। वही बात जो हमने अनुच्छेद 15 बताई, जहां जहां राज्य का मतलब आएगा वही। तो इसका मतलब है अनुच्छेद 18 में लिख दिया गया कि राज्य उपाधि नहीं देगा, तो राज्य तो उपाधि देगा नहीं, इसका मतलब बात खत्म हो गई। अब राज्य उपाधि नहीं देगा तो कहां से लोगों को मिलेगा? लेकिन आप ये भी कहोगे कि सर ये बताओ, अब कोई सेना में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो सवाल है कि किसी को डीलिट, पीएचडी, ऐसी उपाधियां तो यूनिवर्सिटी में मिलती है। अब फिर सेना में आप देखोगे कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, तमाम तरीके की उपाधियां सेना में मिलती है। तो संविधान निर्माताओं ने कहीं न कहीं अंतर किया। संविधान निर्माताओं ने माना कि देखो भाई, उपाधि और पुरस्कार में कहीं न कहीं फर्क होता है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन 2 अपवाद है। लेकिन राज्य क्या देगा? 2 अपवाद बना दिए गए। राज्य कहां
उपाधि दे सकता है। राज्य कहाँ देगा? वह शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, यहाँ राज्य उपाधि दे सकता है। तो दोस्तों हकीकत की बात है, ये उपाधि नहीं है, पुरस्कार है। अब याद रखो दोस्तों, जो प्रतिभा पर मिले, क्षमता पर मिले, कुशलता पर मिले और जो सभी के लिए उपलब्ध हो, वो सच में पुरस्कार है। और हम बार बार ये बात कहते रहे, ये उपाधि का मतलब है जो जन्मजात मिल जाए, जो किसी निष्ठा के आधार पर मिल जाए, किसी की चापलूसी करने के आधार पर मिल जाए, उपाधि है। और जहां गैर बराबरी वाली बात हो जाए, पुरस्कार में गैर बराबरी नहीं होती। अब कोई गोल्ड मेडल पा गया तो थोड़ा एक दूसरे से बड़ा हो गया। पर अब कोई डीलिट पीएचडी की डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत डीलिट हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। समाज में विषमता उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। सेना है में अति विशिष्ट सेवा मेडल, परमवीर चक्र, तो स्वाभाविक रूप में ये कि हमने उनके विशेष योगदान को रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब हमारे संविधान निर्माताएं जानते थे कि लोकतांत्रिक राज्य में उपाधि तो दी नहीं जा सकती, लेकिन कुशलता, प्रतिभा को भी अनदेखा करना ठीक बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बात जानते हो, समानता का मतलब बिल्कुल नहीं टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये कहानी है, और कहानी है एक शिष्य गुरु की। टका सिर भाजी, टका सिर खाजा का मतलब शिष्य गुरु कहीं जा रहे थे, तो शिष्य बड़ा खाने पीने का बड़ा शौकीन था। एक राज्य में गया, तो वहां देखा शिष्य ने कि जिस दाम पे मिठाई मिलती थी, खाजा, उसी दाम पे भाजी मिलती थी, सब्जी, वेजिटेबल। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी जरा यहाँ मुझे छोड़ो, मुझे खाने का बड़ा शौक है, मैं खूब खाऊंगा। गुरुजी ने कहा, रे प्यारे शिष्य, निकल चल यहाँ से, अच्छी बात नहीं है। यहाँ जहाँ सब्जी मिठाई एक ही दाम पर बिके और शासक अच्छा नहीं है, निकल लो यहाँ पे, खर्च का गड़बड़ हो जाएगा कुछ। शिष्य ने कहा, ओ गुरुजी, आप लगता है मुझे खाने नहीं देना चाहते। अरे मुझे रहने दो, खूब मैं मिठाई खाऊंगा, घी खाऊंगा, क्योंकि सब एक ही दाम पे। उस शिष्य ने खूब मिठाई खाई, मोटा ताजा हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि 6 महीने बाद राजा ने क्या किया, एक फरमान जारी किया। राजा ने फांसी का फंदा पूरी जनता को दिखा दिया और राजा ने कहा, जो जिसका गला इस फांसी के फंदे में आ जाएगा उसको मैं फांसी दूंगा। और संयोग से शिष्य का गला उसमें आ गया। अब शिष्य को फांसी देने की बात है, शिष्य घबराया, उसने कहा, ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी सही कहते थे, अरे बड़ा बेकार का शासन है। और शिष्य ने कहा, भैया राजा महोदय ये बताओ हमारा अपराध क्या है? राजा ने कहा, यहाँ अपराध नहीं है, सबके साथ समानता, खाना भी समान दाम पे, फांसी भी समान दाम पे। किसी तरीके से शिष्य ने गुरु को संदेश पहुंचाया कि बड़े संकट में हो, एक बार मदद कर लो गुरुजी, उसके बाद तो फिर मैं आपकी बात मानूंगा। अब गुरुजी आए, कोई बात नहीं, चलो मैं प्रयास करता हूँ। गुरुजी राजा के पास गए। सॉरी, सॉरी दोस्तों। गुरुजी राजा के पास गए और गुरुजी ने कहा, ऐसा राजा जी, फांसी हमें चाहिए। राजा ने कहा, फांसी चाहिए? तो उनका, भाई ये फंदा है, नाप लो। फंदा आया नहीं। मैंने कहा, ना हमारा समानता सिद्धांत है, जिसके गले में फंदा आएगा उसी को फांसी दूंगा, आपको नहीं दिया सकती। गुरुजी ने कहा, फिर भी हमें लेना है। और राजा ने कहा, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा कि जिस दिन आप फांसी दे रहे हो, इतना अच्छा तिथि है कि जिसको फांसी मिलेगी स्वर्ग जाएगा। राजा ने कहा, अच्छा अच्छा, फिर तो मुझे ही टांग दो। तो दोस्तों राजा को फांसी दे दी गई, शिष्य की जान बची। इसीलिए समानता का मतलब है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माता हर चीज की उपाधि कर देते थे, लेकिन हर चीज में एक अंतर बता देते, भाई ये होगा ये नहीं होगा, अपवाद बता दिया, जो 17 में नहीं है, 18 में है। लेकिन ये भी उन्होंने सोच लिया दोस्तों, हो सकता है कि हम मेरी भारत में तो उपाधि न ले, लेकिन ये हो सकता है कि ब्रिटेन और अमेरिका किसी को उपाधि दे दे, ये भी संभव है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूसरी बात भी लिख दी 18 के क्लॉज 2 में कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं लेगा, ये भी मना कर दिया। इन्हें संभावना ही खत्म कर दी। विदेशी राज्य का मतलब अमेरिका,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन के लोग कहे चलो भाई आजादी के बाद भी उपाधि देते, तो नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, ये भी मामला खत्म कर दिया। लेकिन एक मामला यहाँ पे फिर जरा देखिए, तो न भारतीय राज्य देगा न हम किसी विदेशी राज्य से लेंगे, मामले खत्म हो गए। तीसरा कोई बचता नहीं। भाई मंगल ग्रह से उपाधि हम ले नहीं सकते, अंटार्कटिका हम जाएंगे नहीं, तो यहाँ तो बात खत्म हो गई, ना हमारा राज्य देगा ना विदेशी राज्य से हम लेंगे। और दूसरी बात, लेकिन संविधान में तो उसके भी आगे बढ़ गए। दोस्तों एक ऐसी कंडीशन हो सकती है, जरा सोच के देखो, हमारे संविधान में था कितनी बारीक बातों को ध्यान में रखते थे, इसलिए हमारा संविधान बड़ा भी हो गया। बारीक बातें इसमें यह है कि तीसरी बात यह भी लिख दी गई कि मान लो कि दोस्तों कोई व्यक्ति, अब जब हम व्यक्ति लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, तो दोस्तों जो भारतीय नागरिक नहीं है वो सीधा रूप में विदेशी है। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, ये लिख दिया गया। अब इसका मतलब जो विदेशी है वो राष्ट्रपति की और भारतीय नागरिक नहीं है, और वह राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना, तो राष्ट्रपति की यानी प्रतिभा देवी जी जो द्रौपदी मुर्मू से पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। अब जरा देखो, इसका मतलब ये भी मना कर दिया, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ तमाम आमर सेन जैसे लोग मान लो कि विदेशी में नागरिकता ले लिए, अमेरिकी नागरिक हो गए हैं। अगर आमर सेन चाहे, अगर हम भाई भारतीय आमर सेन चाहे तो कल के लिए सरकार उनको किसी पद पर रख ले, विशेषज्ञ अर्थशास्त्री है, या ट्रस्ट राज्य के अंतर्गत। देखो ट्रस्ट दो प्रकार का होता है, निजी भी ट्रस्ट हो सकता है, बाबा रामदेव का निजी ट्रस्ट है। राज्य के ट्रस्ट का मतलब है, राज्य के ट्रस्ट का मतलब है कि जिसका मालिकाना हक राज्य के हाथ में हो, जैसे तीन मूर्ति मेमोरियल जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सारे संग्रहालय बनाए गए हैं, ट्रस्ट है सरकार का। तो इसका मतलब है सरकार ने उसके स्वायत्त प्रबंध का जिम्मा किसी लोगों को दे रखा है, तो सरकार उसकी ट्रस्ट है, उसकी मालिक नहीं है। अगर ऐसे मामलों में कोई विदेशी व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, तो भाई विदेशी नागरिक है, तो विदेशी नागरिक तो विदेशी राज्य से उपाधि ले ही सकता है। हमारा नागरिक ना हमारे उपाधि लेगा ना विदेशी राज्य देगा, लेकिन जब विदेशी है तो हासिल ले सकता है। लेकिन यह भी मना कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति सहमत देगा तभी उपाधि लेगा। तो इसलिए कर दिया गया कि भाई भारत में जो काम करेगा वो कम से कम भारतीय प्रावधान के अंतर्गत हो, तो मना कर दिया गया, यानी यहां भी कुछ नहीं हो सकता। और चौथी एक और बात लिख दी गई जिसका संबंध उपाधि से सीधा नहीं है, फिर भी लिख दिया गया, जिसका संबंध सीधा उपाधि से तो नहीं है, फिर भी ये बात लिख दी गई कि 18 में लास्ट में क्लॉज 4 में लिखा गया कि कोई व्यक्ति, यहाँ पे लिखा कोई व्यक्ति, उसके आगे कुछ नहीं लिखा गया। अब कोई व्यक्ति का मतलब होता है वो भारतीय भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर, जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर या ट्रस्ट में काम कर रहा है, ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से
किसी विदेशी राज्य से उपलब्धि, इमोलुमेंट, भेंट, प्रेजेंट या उपलब्ध नहीं लेगा या कोई पद नहीं लेगा, ऑफिस, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपलब्ध भेंट या पद नहीं लेगा। इसका मतलब दोस्तों इमोलुमेंट, इमोलुमेंट क्या मतलब होता है? एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को उपलब्धि मिलती है, वेतन नहीं मिलता, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, पद को सुशोभित करते हैं, वेतन काम के लिए मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति का मतलब भारत का भी हो सकता है, विदेशी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति है जो भारत राज्य के अंतर्गत है और पता चला विदेशी, जर्मनी सरकार कह रही है भाई हम आपको एक खास तौर पे उपाधि देना चाहते हैं, या जर्मनी सरकार कह रही है आपको उपलब्धि, भेंट और कोई पद देना चाहते हैं, तो दोस्तों याद रखो जीवन में भेंट वगैरह बिला वजह नहीं मिलती। अरे बच्चों, जब शादी विवाह का आजकल तो समय आ रहा है और जब हम कई बार किसी गिफ्ट देने जाते हैं तो बाकायदा ये तक देखते हैं कि हमें कितना फायदा मिलेगा। पता चला गिफ्ट देने गए, दोस्त फुक्कड़ है, तो क्या करेंगे यार, सस्ता मस्ता गिफ्ट दे के निपटा देंगे। पता चला कि वो तो कुछ में दे नहीं पाएगा, और जब हमें पता चलेगा कि अरे भाई दोस्त तो बड़ा पैसे वाला है, तो बड़ा गिफ्ट लेकर गए, क्योंकि वहां से मिलने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब भारत के राज्य में कोई काम करने वाला व्यक्ति को बिला वजह जर्मनी सरकार, अमेरिका सरकार न तो कोई पद देगी, न कोई उपलब्धि देगी, और न कोई भेंट देगी। कोई कारण तो होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे राज्य के अंतर्गत काम कर रहा हो वो दूसरे के द्वारा प्रभावित न किया जा सके। कि पता चला एक जर्मनी सरकार ने कहा कि भाई ये भारत में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, चलो इसको एक मर्सिडीज दे देते हैं और उससे काम करा ले। ये भी संविधान निर्माताओं ने मना कर दिया है। इसलिए 18 समानता का विस्तार है, जहां पे कहा गया उपाय जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान ने समाज में कितना बड़ा परिवर्तन किया, संविधान में कितना बड़ा बदलाव किया। एक ऐसा फ्रेम रखा जहां पे हर व्यक्ति संविधान के समाज समक्ष समान होगा, हर व्यक्ति समान होगा। लेकिन अब कुछ आपको विवाद भी बता दें, विवाद कैसे पैदा हुआ। अब विवाद दोस्तों ऐसे पैदा हुआ, इस पूरे उपाधियों पर विवाद कैसे पैदा हुआ। अब विवाद कैसे पैदा हुआ। विवाद पैदा ऐसे हुआ कि 1954 से संघ सरकार के द्वारा कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब भारत सरकार ने कहा भाई हम कुछ पुरस्कार देंगे। अब एक खास बात है दोस्तों, अब कई बार ऐसा लगता है कि अगर किसी को भारत रत्न मिला तो कितनी बड़ी बात है भाई, एक आदमी रत्न है। जेम, यानी कोई आदमी जवाहरात हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, तो बाकी भारत की जनता क्या है दोस्तों, भारत का कोयला है, लोहा है, क्या है। इसलिए कई बार आप देखेंगे जब दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी को कहिए मिस यूनिवर्स। अरे बच्चों, हमारे यहाँ तो प्रत्येक महिला मिस यूनिवर्स है यार। ये कौन सी तरीका है, किसी को हमने कह दिया मिस यूनिवर्स, इसका हम बाकी लोगों की बदनामी भी कर रहे हैं, ये समानता खिलाफ है। अरे भाई सबकी गरिमा समान है, ये कौन सी बात है कि कोई भारत रत्न हो गया। एक आदमी रत्न हुआ तो बाकी क्या हुए दोस्तों।
इस चीज पे थोड़ी आपत्तियां भी आई। तो अब सवाल है कि भारत रत्न, पद्मश्री, तो पता चला कि एक जो विभूषण है तो क्या बाकी खरदूषण है? ये देखने पे इसमें आपत्ति लगती है। और कई बार दोस्तों, हमें कई बार आपको लगता नहीं कि भाई किसी आदमी को कह दिया भारत रत्न है तो हमसे कोई पूछे भाई आप क्या हो, तो धरती की बोझ हो। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है यार कुछ गड़बड़ा मामला है। ऐसा कैसे कह दिया वो भारत रत्न है? एक जमाना आपने सुना था अकबर के 9 रत्न, तो भैया अकबर के 9 रत्न थे तो बाकी 10वें 11वें क्या थे? ये तो दरबारी वाली परंपरा हो गई। और जबकि हकीकत की बात है कि हर आदमी रत्न ही तो है दोस्तों। और ध्यान से देखने की बात है बच्चों, एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दुनिया में दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता। इससे दिखता है कि दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है। सवाल ही पैदा नहीं होता हम दूसरे जैसा बने। अरे मैं तो नायाब हूं और कोई कह रहा है यही रत्न है बाकी सब बेकार है। इसलिए इस पर विवाद हुआ और यहीं से लोगों ने आलोचना करनी शुरू की कि भैया ये समानता के खिलाफ है, ये पूरा पुरस्कार वगैरह सब खत्म करो, ये समानता के विरुद्ध है, आर्टिकल 14 के विरुद्ध है, 18 के विरुद्ध है। ये सब न कोई रत्न, न कोई हीरा मोती, न कोई गोबर, न कोई रत्न है, न कोई कोयला है भैया, सबको एक साथ ट्रीट करो। अब ये मामला फिर आया और दोस्तों 1977 में जनता पार्टी सरकार आई। याद रखो इसके मुखिया प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे। और जनता पार्टी सरकार पहली बार एक गैर कांग्रेसी शासन था, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण मामला था। 25 साल तक तो आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 25 साल तक तो कांग्रेस का ही शासन रहा। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आया 77 में। और उस गैर कांग्रेसी दल के आने में जयप्रकाश नारायण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। जयप्रकाश नारायण गांधीवादी थे और इसके पहले इंदिरा गांधी शासन में थी। इंदिरा गांधी कहा करती थी मैं समाजवादी, मैं समाजवादी। अब सवाल आया दोस्तों, जनता पार्टी सरकार ने पूछा भैया ये लो, समाजवादी तो समानता की बात करनी चाहिए। अब समाजवादी लोग हैं किसी को भारत रत्न कह रहे हैं। इसे दोस्तों हमारे तो एक टीचर थे, हम लोगों को पढ़ाया करते थे, जब उनको सर कहते थे तो डांटते थे, कहना है नो सर नो मैडम। आदमी ये सर नहीं, बॉस नहीं, आजकल तो बिग बॉस आता है, तो क्या करते थे केवल एक ही होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस। आदमी का नाम ऐसे होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, सर नहीं, बॉस नहीं, लॉर्ड नहीं। ये कौन सी बात है? लैंड लॉर्ड बाकी लॉर्ड चले गए, लैंड लॉर्ड बैठे हुए हैं। ये सब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इसीलिए जनता पार्टी सरकार ने कहा कि देखो कांग्रेस तो सही समाजवादी थी नहीं, हम सही समाजवादी हैं। तो जनता पार्टी सरकार से पूछा गया मोरारजी भाई देसाई, अच्छा मोरारजी भाई देसाई प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े समर्थक थे और बड़े, वो एक बात के लिए बड़े फेमस थे, वो मूत्र चिकित्सा की बात करते थे और बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे। और संयोग की बात थी पहले कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस से अलग हुए थे, कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उनका इंदिरा गांधी से मतभेद आया था और फिर जनता पार्टी प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने जैसे उनका देखो भाई हम समाजवादी समानता के समर्थक हम लोग हैं, कांग्रेस तो केवल बातें करती है तो उन्होंने क्या किया, इन पुरस्कारों को समाप्त कर दिया। भारत रत्न, पद्मश्री, ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब समाप्त कर दिया। उनका सब समाप्त, कोई पुरस्कार दिया नहीं जाएगा। तो आपने कहा देखो हम समाजवादी हैं, कैसा पुरस्कार? इसे समाजवादी देशों में सब थोड़ी मिलता है, सब बराबर है, ये क्यों बंटवारा कर रहे हो? लेकिन फिर आप जानते हो, अब देखो कैसे रस्साकसी हो गई। 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई, जनता पार्टी सरकार आई तो, लेकिन अपने ही अंतर्विरोध से गिर गई। क्योंकि जब जनता पार्टी सरकार आई तो चौधरी चरण सिंह कहा करते थे भैया मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अरे मोरारजी भाई देसाई गुजराती, यूपी का मैं, तो प्रधानमंत्री यूपी वाला आदमी बनेगा। और चौधरी चरण सिंह के कारण वो सरकार गिर भी गई और प्रधानमंत्री बन भी गए।
ये बात अलग है कि जब उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि अरे चौधरी साहब जाके पार्लियामेंट में अपना बहुमत तो साबित कर दो, उनका अरे बहुमत हो तब तो साबित कर दे। तो दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा के सामने नहीं गए और 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह गए। ये भी कमाल की बात थी। अब खत्म हो गया और चौधरी चरण सिंह भी नहीं चला पाए सरकार। मोरारजी भाई देसाई सरकार को गिर गई, इंदिरा गांधी फिर से आ गई। इंदिरा गांधी ने कहा देखो भाई जनता जनता पार्टी विपक्षी दल के लोग कुछ कर नहीं पाते, सरकार चलाने का तरीका तो कल कांग्रेस के पास है, ये सब तो वैसे ही सब खुराफाती लोग हैं। और आए तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, उन्होंने कहा अरे भारत रत्न नहीं दिया जाए, कैसी बात कर रहे हो यार, भारत रत्न दिया जाएगा, भारत रत्न पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ दिया जाएगा। फिर शुरू हो गया ये सब कुछ दिया जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब अभी मामला रस्साकसी का आ गया, पॉलिटिकल पार्टी का डिबेट आ गया। और अब जानते हो पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही है। अब जब सारे विवाद शुरू हुए और विवाद तो यहां तक हो गया कि कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सरकार दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान देना चाहती थी, तो अब लोगों ने हंगामा कर दिया, भाई दिलीप कुमार है पाकिस्तान शत्रु राज्य से, इससे हम पुरस्कार लेंगे। दोस्तों बताओ, अरे कलाकार और आज की डेट में बड़ा विवाद का विषय है कि आखिर में उपाधि न दिया जाए, पुरस्कार न दिया जाए। तो दिलीप कुमार के लेने पर आपत्ति की गई। और दोस्तों आपको याद दिलाते हमारे तमाम शास्त्रीय संगीत कलाकार है, पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर, जितना पुरस्कार विदेशों से उनको मिला है उतना पुरस्कार भारत से नहीं मिला है। इस पूरे झगड़े को, और कई बार तो हमारे लोग बिला वजह के झगड़े कर देते हैं। एक बच्ची ने भारतीय सरकार को लिख दिया कि बताओ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाए। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा थोड़ी था, हम ऐसा कोई उपाधि थोड़ी सरकार ने दी है। तो ये सब विवाद ऐसे हैं जो कई बार लोग खुद के भी चर्चा में आने के लिए तमाम विवाद उठा देते हैं। ये भी तो तरीका है। लेकिन अब आप जानते हो कोई मामला लफड़ा फंसेगा तो हमारे फिर उच्चतम न्यायालय से पूछा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इन सारे विवादों को 1995 में बालाजी राघवन वाद के माध्यम से हल कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी राघवन वाद में 5 न्यायाधीशों की बेंच थी और अभी भी वही मामला चल रहा है। इसके बाद कोई इस पे विवाद होता नहीं। और बालाजी राघवन केस में उच्चतम न्यायालय ने पहली बात कही कि भाई देखो ये भारत रत्न वगैरह देना, पद्मश्री देना, पद्म भूषण देना बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा उपाधि और पुरस्कार में अंतर है। एक है अवार्ड, दूसरा है टाइटल। उपाधि एवं पुरस्कार में अंतर है और भारत रत्न पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। भारत रत्न क्यों दिया जाएगा, पद्मश्री क्यों दिया जाएगा? अरे पुरस्कार है भाई। उपाधि का मतलब है जिससे विषमता पैदा हो, पुरस्कार का मतलब है जिससे कुशलता को रिकॉग्नाइज किया जा सके। उपाधि का मतलब किसी खुश करने के लिए दिया जाए, पुरस्कार का मतलब है विशेष योगदान कारण दिया जाए। इसे कहा गया कि भैया उपाधि पुरस्कार में अंतर है, ये गलती कभी मत करिए कि उपाधि पुरस्कार। अब सवाल ये है, अगर उपाधि पुरस्कार में अंतर है तो निश्चित तौर पर यह भी बात ध्यान में रखने की है कि अब पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन न्यायालय ने यह भी कह दिया कि अगर किसी को भारत रत्न मिल रहा है, पद्मश्री मिल रहा है, तो नाम के साथ उसका प्रयोग नहीं करेगा। इन्हें ट्रॉफी मिल गई तो हर जगह दिखाने के लिए मत लेके दौड़िए। तो न्यायालय ने यह भी कहा कि उपाधियों का प्रयोग, पुरस्कार का प्रयोग, ये सब क्या है? पुरस्कार है। न्यायपालिका ने कह दिया सब पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। भाई पुरस्कार का मतलब है कोई विशेष प्रतिभावान व्यक्ति है, उसको हमने अगर रिकॉग्नाइज किया तो ये समानता खिलाफ थोड़े है। पुरस्कार का मतलब है किसी गोल्ड मेडल मिला, अरे भाई अगर किसी को हम पुरस्कार देते हैं, बाकी को प्रेरणा भी देते हैं, तुम भी अच्छा करोगे तुमको भी कुछ मिलेगा। तो देखेंगे दो नजरिए हैं, कुछ कहेंगे ना कि एक ही आदमी गोल्ड मेडल मिल गया तो मैं तो हतोत्साहित हो गया। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रेरणा लीजिए, अगली बार आपको मिलेगा। और दूसरी बात, इसका प्रयोग, इन पुरस्कारों का प्रयोग, इन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के
आगे पीछे नहीं होना चाहिए। नाम के आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। और तीसरा, पुरस्कारों के आवंटन में पारदर्शिता अपनाई जाए। ये कोई घर की खेती थोड़ी है। पुरस्कारों के आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये बात बड़ी जरूरी है कि पुरस्कार का प्रयोग कोई नहीं करेगा, पुरस्कार दिया जा सकता है, पुरस्कारों का आवंटन पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो राज्य भाई हमारा विधि के शासन चलता है, हमारे सरकार की सर्वोच्चता नहीं दोस्तों, हमने पहले बता रखा है। विधि बड़ा है, संविधान बड़ा है, और जब सभी का महत्व समान है तो आप किन आधारों पर किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, बाकायदा हमें पता होना चाहिए। और न्यायपालिका ने यही कहा, क्योंकि आगे हमारे केवल फंडामेंटल राइट नहीं, आगे चल के मूल कर्तव्य का भाग भी संविधान में है। और दोस्तों, मूल कर्तव्य में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता का विकास करेगा, एक्सीलेंस का विकास करेगा। और स्वाभाविक रूप में अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के उत्कृष्ट क्षेत्र में बढ़ेगा तो वह पूरे समाज के लिए अच्छा होता है। अब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में एक्सीलेंस किया, पूरे समाज के लिए अच्छा हुआ। टाटा ने बिजनेस में एक्सीलेंस किया, पूरे समाज के लिए अच्छा किया गया। इसके लिए एक व्यक्ति अगर एक्सीलेंस पैदा करता है तो पूरे समाज की भलाई को लेकर आगे बढ़ता है। इसीलिए ये कहा गया कि समानता और कुशलता आपस में विरोधी नहीं है, इसलिए समानता एवं कुशलता आपस में विरोधी नहीं है। इसका मतलब है मूल अधिकार अगर हमारे पास है तो भाई कभी कभी हम फंडामेंटल ड्यूटी भी देख लें। समानता कुशलता आपस में विरोधी बिल्कुल नहीं है, इनका आपस में टकराव नहीं है। इसलिए इसी के बाद से ये विवाद लगभग खत्म हो गया। इसका मतलब है ये मामला हो गया समानता का अधिकार। अब हमने देख लिया अनुच्छेद 14 से 18 तक जहां इसको उल्लेख है समानता, तो समानता का अध्याय खत्म हो गया। और समानता के बाद आजादी आई। और दोस्तों, और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप कह सकते हो सर ये बताओ समानता का महत्व ज्यादा है या स्वतंत्रता का? तो हकीकत है दोस्तों दोनों का। अब देखो चाइना में समानता देके स्वतंत्रता छीन लिया। तो अगर बच्चों की याद रखो, समानता दे दिया जाए, परिवार में आपके यहाँ घर में कह दिया सबको हम समान पैसा दे देंगे, पैसा सबको समान मिल गया, बोलना होना सबका बंद कर दिया, तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, फिर तो मानव होने का मतलब नहीं है। क्योंकि ये विवेक जो लेके हम पैदा हुए हैं, अरे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, सोच के देखो दोस्तों, इस पूरी दुनिया में विचार आदमी स्वतंत्र लाया हुआ है। अब विचार स्वतंत्र लाया हुआ है तो किसी गिरवी तो रख नहीं सकते। भाई बोलना छोड़ दिया इसका मतलब क्या है? हवाओं ने बहना छोड़ दिया, फूल ने खिलना छोड़ दिया दोस्तों। तो आजादी तो हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे संविधान निर्माता समानता के साथ स्वतंत्रता भी जाना चाहते थे। इसका मतलब है कि पूंजीवाद अमेरिका जैसे सिस्टम में आजादी को महत्व ज्यादा है, समानता कम। चाइना में समानता को महत्व ज्यादा, आजादी कम। हमने दोनों को महत्व दिया। इसलिए अब हम अगला फंडामेंटल राइट जो देखेंगे वो आजादी। और आजादी का विचार बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो शुरू होता है अनुच्छेद 19 से और खत्म होता है अनुच्छेद 22 पे। अनेक किस्म की आजादी है, आजादी में भी अंतर है। और दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण संविधान का, तो अब हम जरा दूसरी बात को सुने, आजादी यानी आजादी किससे चाहिए, आजादी का मतलब क्या है। तो बड़ी दिलचस्प डिबेट आजादी के बारे में है। अब जरा हम शुरुआत थोड़ा कर दें आज से। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो शुरू होता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। लेकिन आर्टिकल 19 और 21 ये बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहले हम देखें कि आखिर में आजादी है क्या। स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम आर्टिकल 19 को देखें, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अब जरा देखो देखो दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का मतलब है कि भाई हमने अपनी बात बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हो, वाक और अभिव्यक्ति, बोलना। अच्छा, मैं अपनी बात भी बोल सकता हूँ, किसी और की बात बोल सकता हूँ, मैं नहीं भी बोल सकता, चुप भी रह सकता हूँ, हमें कोई विवश नहीं कर सकता। लेकिन अगर अभिव्यक्ति को आप कहोगे, जरा देखो हमारे यहाँ दोस्तों, हमारे यहाँ हम फिल्म बना सकते हैं, इसलिए पठान बनाना क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप फिल्म बना लीजिए। इसलिए दोस्तों बड़ा ध्यान से देखो, अरे जहां आजादी मिलती है वहीं समाज का विकास होता है भाई। अमेरिका में जरा देखो, अमेरिका में हॉलीवुड का विकास क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका में आजादी है। जरा सोच के देखो, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडीज अगर अफगानिस्तान में रही होती क्या बनती, आजादी नहीं है। इसे आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, क्योंकि सच मानो इस देश के पूरे विकास की पूंजी तो मानव है। हम कई बार सोचते हैं कोयले से विकास होता है देश का, लोहे से विकास होता है, ना भाइयों बहनों, आप में असीम क्षमताएं हैं, आप में हर व्यक्ति दुर्गा देवी है, हर व्यक्ति हनुमान जी है। यकीन मानो, ये आप में असीम क्षमताएं हैं, जब आप, लेकिन आपको काम करने ही न दिया जाए, आजादी ही न दी जाए। और आजादी का महत्व तो हमने कोविड में समझा, जब पुलिस कहती थी अरे भैया घर में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, उनका ना तो बाहर जाने का मन कर रहा है, एक बार बाहर देखूं, हो तो क्या रहा है, लाठी खाते थे फिर भी बाहर देख के आते थे। आजादी, ये दोस्तों आजाद रहना तो हमारे स्वभाव का ही लक्षण है। आजाद, जिस दिन आजादी, इसलिए आप देखोगे वो समाज जिसने आजादी छीन ली, अरे प्यारे भाइयों, तो आजादी है जो न्यूटन का फिजिक्स आया। अभी ध्यान से देखना, अगर यूरोप का इतना विकास हुआ तो देखो, कुछ लोग कहते हैं यूरोप का विकास केवल इसलिए हो गया कि दुनिया को लूट लिया, एशिया को लूट लिया, अफ्रीका को लूट लिया, एक विचार है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये पूरा गलत है, लेकिन एक खास बात देखो, आजादी का विचार यूरोप से आया, अमेरिका से आया। अरे भाई, इसीलिए उन्होंने धार्मिक मान्यताओं पे सवाल उठाए। आजादी का मतलब मैं कहूंगा, आप भी कहोगे, तो ऐसा थोड़ी कि आप जो कहोगे वही पूर्ण सच है। मेरी बात सुनो, और आप जानते हो हमारे घर में ताऊ कोई बात बोलने नहीं देता, कहता नहीं जो मैंने कहा वही सच है। और ऐसे ही धार्मिक अधिकारी, सामंत, सबको कोई बोलने नहीं देता दोस्तों, लेकिन अब हमने कहा ना, मैं बोलूंगा। बहुत बड़ी बात है, हमारे संविधान निर्माता आजादी दे रहे थे। इसे कहा भी जाता है संविधान कोई आर्टिकल थोड़ी है, संविधान तो बड़े विचार ला रहा है, समाज का परिवर्तन ला रहा है, समाज की रूपरेखा बना रहा है। अब जरा सोचो, अब जब कहा गया हम फिल्म बनाएंगे, तो हर व्यक्ति को बनाने का अधिकार है। इसे अब देख रहे हो क्या क्या फिल्में बन रही, कहीं RRR, तो कहीं पठान, कहीं डर्टी पिक्चर, बना लो। इतना ही नहीं, अरे आप कोई न्यूज़पेपर, समाचार पत्र भी प्रकाशित कर सकते हो, आप कोई मीडिया चैनल भी बना सकते हो, आज तक, कल तक, परसों तक। इसलिए दोस्तों चाइना में चले जाओ, एक ही न्यूज़पेपर है, एक ही न्यूज़पेपर है, और कोई किताब भी आप लिख सकते हो, एक ही न्यूज़पेपर है, एक ही वहां पे मीडिया चैनल है, अब आप कोई किताब भी लिख सकते हो। कमाल की बात है, कोई अनुसंधान कर सकते हैं, कोई आविष्कार कर सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति के तमाम तरीके हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब आजादी तो है दोस्तों। दिन में सबसे ज्यादा बार अगर आप किसी आर्टिकल का प्रयोग करो तो आर्टिकल 19, जिसको मर्जी फेसबुक पे लिखो, ट्विटर पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, ये क्या है, एक्सप्रेशन, आपके अभिव्यक्ति के तरीके हैं। लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सवाल, अगर हम अभिव्यक्त कुछ कर रहे हैं तो सवाल वो कितना है, कहाँ कोई रोकेगा, तो क्या फिल्म का बाइकआउट करना ठीक है। इन सब मुद्दों को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बाकी बात कल। आज तक के लिए इतना है, धन्यवाद दोस्तों।